नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशुतोष शुक्ला है और मैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। दोस्तों, कई दिनों से मन में विचारों का द्वंद्व चल रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने विचार अपने उन युवा मित्रों के साथ साझा किए जाएं जो समाज या देश के प्रति चिंतन रखते हैं। जैसा कि हम सभी को पता है कि देश में 18वीं लोकसभा का चुनाव चल रहा है और यह चुनाव कोई देश के प्रधानमंत्री के चुनने मात्र का चुनाव नहीं है। यह चुनाव भारत देश की विश्व पटल पर दिशा और दशा को भी तय करेगा। दोस्तों, जैसा कि आज 5वें चरण का भी मतदान संपन्न हो गया और आज के मतदान में मैं विशेषकर बारामूला के उन वासिंदों को तहे दिल से बधाई देता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने हमारे भारत के लोकतंत्र की प्रक्रिया में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और यहाँ तक कि ये खुशी की बात है कि उन्होंने हमारे बम्बई जैसे शहर को भी मतदान में पीछे छोड़ दिया। इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने देश के चयन प्रक्रिया में, देश के शासक के चुनाव की प्रक्रिया में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। इसके लिए वो दोबारा बधाई के पात्र हैं। दोस्तों, लेकिन यह देखा जाए तो इन 5 चरणों में हुए मतदान में जो जन भागीदारी का परसेंटेज रहा है और विशेषकर युवा वर्ग का, ये अपने आप में एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। चुनाव प्रक्रिया में जन भागीदारी का कम होना, ये अपने आप में एक सवाल खड़ा करता है। क्या हमारा युवा वर्ग अपनी चुनी हुई सरकार की नीतियों से सहमत नहीं है, या इस देश का एक समूह जो कि देश के बारे में दूरदर्शिता रखता है, चिंतन रखता है, क्या वो समूह दिन प्रतिदिन सिद्धांतहीन होती राजनीति से उसका मोह भंग हो गया है? और यदि ऐसा है तो ग्रीस की एक बहुत बड़े दार्शनिक थे प्लेटो, मैं उनका सेंटेंस कोट करता हूं कि उन्होंने कहा था, जिस समाज या देश में युवा या चिंतनशील लोग देश की चुनाव प्रक्रिया से अपने आप को अलग कर लें या उसमें इंटरेस्ट न लें, तो ये देश के लिए कोई शुभ संकेत नहीं होता है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब देश में शासक का चुनाव की प्रक्रिया चल रही हो, देश के शासक का चुनने का समय चल रहा हो, और उस शासक के चुनाव की प्रक्रिया में जब चिंतनशील लोग अपने आप को अलग कर लेते हैं, तो बचे हुए लोग जो कि देश के बारे में इतनी दूरदर्शिता नहीं रखते हैं या उनको बड़ी आसानी से पैसे के बल पर, धन बल के आधार पर प्रभावित किया जा सकता है या मिस इंटरप्रिटेशन के जरिए उनको मिसगाइड किया जा सकता है। और जब ऐसे लोग देश में शासक का चुनाव करते हैं, वो शासक कैसे नीतियां बनाएगा और उन नीतियों पर आपकी ज़िंदगी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका आप आकलन कर नहीं सकते। मैं आपका ध्यान 2021-22 की ओर खींचना चाहूँगा। सन 2021 में अफगानिस्तान में चुनी हुई सरकार थी और उस चुनी हुई सरकार को कुछ तालिबानी मानसिकता में या विचारधारा में विश्वास रखने वाले लोगों ने अफगानिस्तान की चुनी हुई सरकार को अपदस्थ कर दिया और यहाँ तक कि वहाँ के राष्ट्रपति को देश छोड़कर भागना पड़ा। इसके विपरीत
जब रसिया और यूक्रेन में 2022 में कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ तो रसिया के तत्कालीन राष्ट्रपति देशवासियों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर और अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते रहे और देश के संकट की घड़ी में देश के साथ खड़े रहे। दोनों उदाहरणों से साफ समझा जा सकता है कि वहाँ की जनता ने सही समय पर सही निर्णय नहीं लिया, और दूसरी तरफ यदि मैं यूक्रेन का उदाहरण की ओर आपका ध्यान खींचूं तो मैं कह सकता हूं कि शायद वहाँ की जनता ने सही समय पर सही शासक का चुनाव किया, और सही शासक ही देश के लिए सही नीति बना सकता है। दोस्तों, हम इस बात से असहमत नहीं हैं कि दिन प्रतिदिन राजनीति एक सिद्धांतहीन होती जा रही है, और शायद इसीलिए भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कई सालों पहले भरी सदन में हमारे जनप्रतिनिधियों का इस ओर ध्यान खींचा था, और उन्होंने कहा था कि विधायिका में बैठे जनप्रतिनिधि लोग अपनी जिम्मेदारियों का, कर्तव्यों का सही ढंग से पालन करें, नहीं तो एक दिन समय ऐसा आएगा कि न्यायपालिका आपके कार्यक्षेत्र में घुसेगी और न्यायपालिका से चिट्ठा आएगा कि आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। और शायद अफसोस की बात है कि कई राज्यों में स्पीकर के संदेहात्मक निर्णय से ये देखा भी गया है, जब न्यायाधीशों को स्पीकर के कार्य को भी रिव्यू करके कहना पड़ा है कि आप अपने कार्य को दोबारा रिव्यू करें, और ये देश के लिए शुभ संकेत होता नहीं। लेकिन क्या हम इस बात को ही मानकर बैठ सकते हैं और अपनी जिम्मेदारियों को अपने आप से पीछे खींच सकते हैं? यदि हम अपने मतदान का प्रयोग नहीं कर सकते हैं तो शायद हमें सिस्टम पर या सरकार पर उंगली भी खड़ा करने का कोई अधिकार नहीं है। दोस्तों, मेरे कई सारे मित्र हैं जो बड़ी जिम्मेदारी की जगह पर बैठे हुए हैं, और जैसा मैं लोगों पर, पब्लिक लोगों से भी इंटरेक्ट होता हूं, तो मैंने कई लोगों के जनरल वार्ता में ये कहते सुना है कि मुझे पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं, मुझे पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन मैं ऐसे लोगों से बड़ी विनम्रता के साथ एक बात कहना चाहता हूं कि आप पॉलिटिक्स को शायद समझ नहीं रहे हैं। पॉलिटिक्स से आपको भले लेना देना ना हो, लेकिन पॉलिटिक्स से जो नीतियां राजा बनाता है, जो नीतियां शासक बनाता है, उस नीतियों का आपके जीवन में से लेना देना है। और मैं तो अपने शब्दों में कहूँगा कि राजनीति वह विद्या है, वह कौशल है जिससे हर समस्या का समाधान किया जाता है। उदाहरण के रूप में यदि मैं कहूँ तो पॉलिटिक्स तो हर व्यक्ति करता है, पॉलिटिक्स आप भी करते हैं, पॉलिटिक्स हम भी करते हैं, बट हम लोग एक पॉजिटिव लेवल की राजनीति करते हैं। देश को चलाने के लिए सुपरलेटिव डिग्री की राजनीति की जरूरत होती है। यदि हम उदाहरण से समझने का प्रयास करें तो जब हम लोग मार्केट जाते हैं, यहाँ तक कि हम लोगों को यदि कोई भी सामान को अपने मनमाफिक बनाना पड़ता है या मनमाफिक दामों पे लेना पड़ता है, तो हम वहाँ भी डिप्लोमेसी का उपयोग करते हैं और हम कहते हैं कि ये सामान, हम दुकानदार को कन्विंस कर देते हैं कि ये सामान इतने का नहीं है, उस जगह पर इतने का था, और वहाँ भी हम डिप्लोमेसी का उपयोग करते हैं। और जनरली हम लोग घरों में जब कभी माता जी का और या वाइफ का कभी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो वहाँ भी हम कैसे सिचुएशन को हैंडल करते हैं कि माता जी से कहते हैं कि माता जी, मैडम की बात को अनसुना कर दिया करो, क्योंकि दिन भर काम करती है, बच्चे को हैंडल करती है और आपका तो ख्याल रखती है, तो आप इतनी सीरियस मत लिया करो उसकी बात को। और जब मैडम को कन्विंस करते हो तो मैडम को कहते हो कि माता जी ने जो बोल दिया उनकी बातों को इग्नोर कर दिया करो, क्योंकि उनकी अंडरस्टैंडिंग और आपकी आईक्यू लेवल, उनकी आईक्यू लेवल में बहुत अंतर है। उन्होंने 77 में हाई स्कूल किया था, आपने 2023-24 में पोस्ट ग्रेजुएट किया है, तुम्हारी आईक्यू अलग होनी चाहिए। That time you also play the politics, you also play the diplomatic role. Diplomacy is the best way
टू रिजॉल्व द ऑल इशूज। जैसा कि हम सभी को जानते हैं कि स्वतंत्रता के बाद देश ने 47-48 का युद्ध लड़ा, सन 62 का युद्ध लड़ा, 65 का लड़ा, 71 का लड़ा और 99 का लड़ा। और उसके बाद क्या करना पड़ा? उसके बाद भी हमें वार्ता करनी पड़ी, क्योंकि युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं होता है। हमने ताशकंद समझौता किया, शिमला समझौता किया, आगरा शिखर वार्ता किया, क्योंकि डिप्लोमेसी इज द बेस्ट वे। बात करने से बात बनेगी दोस्तों। इसीलिए जो लोग ये कहते हैं कि राजनीति से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं उन मित्रों से बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि राजनीति सिर्फ राजनीति नेताओं की पोशाक पहनकर एमपी या एमएलए बनना राजनीति नहीं कहते हैं। राजनीति का मतलब होता है जो देश का राजा चुना जा रहा है, जो शासक चुना जा रहा है, वो नीतियां कैसे बनाएगा, उसमें आपकी भागीदारी होनी चाहिए, क्योंकि वो नीतियां देश के साथ साथ आपकी पर्सनल जिंदगी को प्रभावित करेंगी। इसलिए 5 साल में जब ये उत्सव आता है और संविधान ने आपको ये इतना बड़ा पावर दिया है कि 5 साल में भी एक ही बार मौका आता है जब चाहे वो हेलीकॉप्टर से उड़ने वाला जनप्रतिनिधि हो या फॉर्च्यूनर से चलने वाला जनप्रतिनिधि हो, आपके सामने आकर हाथ को जोड़ता है। आप इस अवसर को बर्बाद ना होने दें। आप इस अवसर को अपना कीमती वोट देकर अपने शासक का चुनाव करिए। इस वोट की ताकत को समझिए। आप किसी भी जात के हो, किसी भी धर्म में विश्वास रखते हो, किसी भी पार्टी की विचारधारा में विश्वास रखते हैं, ये आपका विवेकाधिकार है, आपका पर्सनल अधिकार है, लेकिन अपना मत अवश्य दें। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि बचे हुए 2 चरणों के मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, और विशेषकर युवा वर्ग, क्योंकि आपका कैरियर शासक की नीतियों से निर्धारित होता है। इसलिए दोस्तों, मैं 4 पंक्तियां कोट करना चाहता हूं कि जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, मंजिल का इम्तिहान अभी बाकी है, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी हमने, अभी तो सारा आसमां अभी बाकी है। इसलिए दोस्तों, आपसे अगेन रिक्वेस्ट करता हूं कि सशक्त राष्ट्र बनाने के लिए एक पूर्ण बहुमत की सरकार बहुत जरूरी होता है। इसलिए राष्ट्र निर्माण में आप अपना भी कीमती वोट देकर एक पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएं और इस देश को सशक्त बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।